डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मीठे स्वाद की कहानी जो कि देहरादून की मिट्टी से निकलकर देश और दुनिया के जायके तक पहुंचती है। ये छोटा सा फल होता है लेकिन है बहुत खास। बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं देहरादून की लीची के बारे में। पेड़ से लटके ये रसीले मोती अपने आप में बहुत विशेष है। यूं तो आपने लीची अन्य प्रदेशों की भी खाई होगी, लेकिन क्यों है देहरादून की लीची विशेष, यही आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे गर्मियों के सीजन का बहुत ही लोकप्रिय फल यानी लीची। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की और बताते हैं देहरादून की लीची की पूरी कहानी। लीची उष्णकटिबंधीय फल है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है। यहाँ की जलवायु आमतौर पर गर्म और नमी लिए होती है। लीची का मूल निवास दक्षिणी चीन है। यहाँ के अनौपचारिक रिकॉर्ड के अनुसार लीची की उत्पत्ति 2000 ईसा पूर्व हुई थी। चीन से दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने का लीची का सफर काफी धीमा रहा। 18वीं शताब्दी के दौरान ये फल बर्मा और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से होती हुई भारत पहुंची। चीन के बाद भारत लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये दोनों देश मिलकर 91% लीची का उत्पादन कर रहे हैं। चीन और भारत के अलावा अब ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मेडागास्कर, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में भी उगाई जा रही है। हमारे देश में बिहार सबसे अधिक लीची उगाने वाला राज्य है। कुल घरेलू पैदावार की लगभग 42% लीची बिहार से ही आती है, लेकिन अब उत्तराखंड भी लीची उत्पादन में आगे आ रहा है। खास तौर से नैनीताल और देहरादून जिलों में रहने वाले किसान इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बल्कि देहरादून में तो अंग्रेजों के जमाने का सरकारी बगीचा भी है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसका जीर्णोद्धार कराया और अब यह बगीचा फिर से फलों से लद गया है। ये बगीचा तो हमारा 114 साल के करीब 15वां चल रहा है, अंग्रेज़ों के टाइम का है। तो इसमें ये शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, तो इनमें फल जो है ऊपर लगता था, चिड़ियों से नुकसान होता था और ठेकेदार को तोड़ने में भी दिक्कत आती थी। तो हम लोगों ने अपने स्तर से फिर इसका जीर्णोद्धार कराया और जीर्णोद्धार में फिर ये नए कल्ले आए, तो इसमें जो है फलों का साइज भी बढ़ गया, इसमें गुणवत्ता भी बढ़ गई और सब कुछ अच्छा होने लगा। तो ये हमारा बगीचा जो हर साल जो है बिक जाता है और जो प्रॉफिट होती है हम तो सरकार के खाते में जमा कर देते हैं। लीची की बागवानी 100 साल ईसा पूर्व शुरू हुई थी। शाही दस्तावेजों के अनुसार चीन में हुआन शासन के दौरान राजमहल में से परीक्षण के रूप में पहली बार उगाया गया। दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में लीची के जंगली पेड़ आज भी पाए जाते हैं। भारत ने इसकी बागवानी में तेजी से तरक्की की। महंगा फल होने के कारण किसान इसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। उत्तराखंड के किसान भी लीची को लेकर गंभीर हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून के एक लीची किसान से बात भी की थी। ये कहाँ कर रहे हैं आप? रानी पोखरी ग्रांट में। रानी पोखरी ग्रांट। रानी पोखरी कितने में कर रहे हैं, कितने एरिया? ये हमारा 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर में लीची नीचे? हाँ, लीची, आम, कटहल। अच्छा, लीची आम। हाँ। अब और ये उसमें बीकी बिंगी भी है, मधुमक्खी पालने की कॉम्बिनेशन है, मधुमक्खी और गार्डन। अब देखो हरि प्रसाद जी ने कितनी मार्के की बात कही कि मधुमक्खी अगर पालन करेंगे तो मधुमक्खी के माध्यम से परागण बहुत अच्छा होगा, यही कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और इसलिए इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। एक लीची का हिसाब बता दो आप तो पूरे हिंदुस्तान। लीची का जो है आपका, हमारा इसमें कम से कम खर्चा आ जाता है 2 लाख का 1 साल में। हाँ जी। और लीची और हमारे 6 लाख का प्रोडक्शन प्रॉफिट हो जाता, लीची निकल जाती है उसमें। तो 6 में 2 का खर्चा निकालने तो 4 लाख चार हो जाता। पक्का? हाँ जी। मेरी कसम।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लस उसमें मेरा हनी भी निकल रहा है। अच्छा, वो हनी का मुनाफा अलग है। और उसमें हमारा वो हल्दी और अदरक भी हो रहा है। एक अम्बा हल्दी है, मैंने वो लगाई है जो कि गुम चोट में काम आती है। उसी 2 हेक्टेयर में अदरक भी, हल्दी भी, शहद भी। हाँ जी। और मैं बॉटनी का भी विशेषज्ञ हूँ। एक पेड़ पे 5 किस्म के आम बना देता हूँ। एक पेड़ पे 5 किस्म की ग्राफ्टिंग। ये तो जादू कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखो, ये साइंस है, विज्ञान है। और ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि कुछ ना कुछ करना इसलिए करो, वैज्ञानिक लेके इसलिए आए हैं कि खेती में कैसे और सुधार करके हम ज्यादा मुनाफा कमाएं और देश के लिए भी फल, सब्जियां और अनाज पैदा करें। भारत लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जरूर है, लेकिन उत्पादकता के मामले में हम थोड़ा पीछे हैं। यहाँ औसत उत्पादकता 15.2 टन प्रति हेक्टेयर है। केंद्र सरकार की ओर से बागवानी फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी का फायदा उत्तराखंड के किसान उठा रहे हैं और यहाँ लीची का रकबा बढ़ रहा है। देहरादून कभी लीची के नाम से जाना जाता था। देहरादून की लीची का फ्लेवर, उसकी मिठास अन्य जगहों की लीची से बिल्कुल अलग है। लेकिन मैंने कहा कि विकास के नाम पर हमारे कई बगीचे कट गए, उनका दोहन हुआ। लेकिन जहाँ भी हमें, अगर आपको जाने का मौका मिले, आप देखिए जहाँ भी लीची हम कर रहे हैं, आज भी उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर सबसे बेहतर है। और उसको संरक्षित करने के लिए हमने एक अभियान चलाया है। शीघ्र ही हम एक टेस्टिंग लैब यहाँ पर बनाने वाले हैं और हमारे कुछ लोग उस लीची को कैपिंग करके तो बाद में उसको विदेशों में भेज रहे हैं, दुबई भेज रहे हैं, अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में भेज रहे हैं, जिससे यहाँ से किसानों की आय मजबूत हो रही है और इसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करें। क्या आप जानते हैं, लीची एक ऐसा फल है जो कि गर्मियों के सीजन में महज कुछ हफ्तों के लिए आता है, लेकिन देहरादून के हजारों किसानों की आजीविका का माध्यम भी है। अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद खेती करने का फैसला किया और लीची की खेती में वो लग गए। खास बात यह है कि पूरा परिवार उनका साथ दे रहा है और लीची की खेती में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे इस किसान की पूरी कहानी, लीची की खेती में कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की। विशेषज्ञों का कहना है कि एक जमाना ऐसा भी था जब देहरादून लीची के बागों से सजा रहता था। यहाँ की लीची पूरे देश में लोकप्रिय थी और उसका फ्लेवर भी शानदार था। फिर पर्यावरण की समस्या शुरू हुई, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ा तो बहुत सारे काश्तकारों ने पेड़ कटवा दिए और जमीनों पर प्लॉटिंग करा दी। इसके बाद देहरादून में लीची की पुरानी शान शौकत बाकी न रही। हालांकि बहुत से किसान आज भी इसकी बागवानी कर रहे हैं। कई किसान तो लंबे समय से इससे जुड़े हैं। बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनके पास अपने लीची के बाग नहीं हैं, इसलिए उन्होंने किराए पर लिए हैं। गर्मियों का मनपसंद फल लीची, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है, खुशबूदार होता है और साथ ही साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत होता है। और ख़ास बात है कि बच्चों को फल खाने के लिए मनाना नहीं पड़ता है, लीची तो वो अपने आप ही खा लेते हैं। इस वक्त मैं देहरादून में हूँ और हमारे साथ एक सक्सेसफुल फार्मर है जो कि लीची की खेती को काफ़ी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सरन दास जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। और मैं देख रही हूँ काफ़ी बड़ा बाग है, हर तरफ लीची ही लीची है, और कैसे ये ख्याल आया कि लीची की खेती की जाए? तो मैम, ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है, और ठेके नीलामी मैंने लेने के बाद मेरे पूर्वज भी इसको खेती करते थे। बिफोर सर्विस भी मैंने यहाँ पर लिया, 78 में भी मैंने भाग लिया था। उसके बाद 2016 में लिया, 2020 में लिया, अब 2025 में मैंने लिया। अब यहाँ की लीची की क्वालिटी सर्किट हाउस की बहुत अच्छी है। यहाँ का मदर प्लांट पूरे देहरादून में सारे यहीं से सप्लाई हुई है, यहाँ के प्लांट ही लगाए गए हैं। तो पहले आप किस तरह की जॉब में थे, किस तरह की सर्विस में थे, उसके बाद आपने खेती करने की सोची, वो भी लीची का बाग आपने लिया? जी, मैं ओएनजीसी में था। मैं ओएनजीसी में मैं परचेज ऑफिसर रहा हूँ, डिप्टी मैनेजर रिटायर्ड हुआ है मैं ओएनजीसी हॉस्पिटल से। और अब जो है इस पार्ट टाइम है मेरे पास, काम करना किया। अब काम नहीं है तो मेरे को ये पुराना एक्सपीरियंस था तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया लीची का। ठीक है। तो सर, लीची की खेती अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये एक ऐसा फल है जो कि हमेशा से ही लोकप्रिय रहा है। लोग लीची, उसका जो रंग होता है लाल लाल, जब बाज़ार में दुकानों में होता है तो बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसके
प्रसंस्करण के लिए भी काफ़ी दरवाजे खुल गए हैं। लीची के जूस हैं, उसकी टॉफ़ियाँ हैं, उसका जैम है, सब पसंद किया जाता है। तो आपको लगता है कि इससे और भी ज़्यादा स्कोप हो गया लीची का? इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसको जिस तरह से खुमानी, सफ़ेद खुमानी ड्राई करके एक ड्राई फ्रूट बन गया है, इसको भी हम इस तरह से कर दें तो एक बहुत बड़ा स्कोप निकलेगा। यानी डिहाइड्रेट कर दो। डिहाइड्रेट कर दें हम। मेरी मिसेज है, इसको गुच्छे को तोड़ करके सुखा लेती है और तब हम दिवाली के दिन इसको खाते हैं। वो उसका सीड ख़त्म नहीं होता है और इतना बढ़िया टेस्ट होता है, इसकी कोई जवाब नहीं। वो बीज यही अंदर रहता है, सूख जाता है। इसकी वाइन बहुत अच्छी बन सकती है। इसका जो है ये गूदा जो है, इसको किसी भी तरह से यूज़ कर दीजिए। सपोज जैसे अगर इसमें होला गिर जाए तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। उसको बचाने के लिए कोई ना कोई वो चीज़ निकलनी चाहिए, संस्करण करने के लिए निकलना चाहिए। जी, बिल्कुल। और सर, लीची के पेड़ में एक और हमने देखा जो व्यवहारिक समस्या आती है कि अक्सर जो छोटे साइज़ के जो फल होते हैं वो कम ऊंचाई के पेड़ होते हैं, हमने ज़्यादातर देखे फलों को, लेकिन इसके पेड़ भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और फल उतना बड़ा नहीं है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हाँ, उससे जो है चमगादड़, तोते ये सब नुकसान कर देते हैं और इतना नुकसान होता है कि चमगादड़ 1 घंटे में 1 लाख रुपए की लीची खा जाएगा। 15 किलो एवरेज, 20 किलो एवरेज है कि उसका जूस पी लेगा, बाकी फेंक देगा। लीची बहुत ही नाजुक फल है। इसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं। जरा सी बारिश में कीड़े लग जाते हैं, चमगादड़ काफी नुकसान पहुंचाती हैं, रात में भी परिंदों से हिफाजत करनी पड़ती है। यही वजह है कि बागबानों को दिन रात इसकी देखभाल करनी पड़ती है। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है कि बाजार में इसके अच्छे भाव मिल जाते हैं, जिससे किसान को अच्छा खासा लाभ हो रहा है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस छोटे से रसीले फल की कुछ और खास बातें आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देहरादून की लीची से जुड़ी कुछ और खास बातें आप तक पहुंचाते हैं। सरनदास अपने जीवन के 72 सावन देख चुके हैं। इतनी उम्र हो जाने के बावजूद वो लगातार खेती कर रहे हैं, बल्कि वो किसी भी नौजवान के बराबर मेहनत कर लेते हैं। खेती उनका शौक या व्यवसाय भर ही नहीं है, बल्कि उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। उनका मानना है कि अगर इंसान को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहना है तो खेती जरूर करनी चाहिए। सरनदास जी हैं हमारे साथ, जो कि एक सफल किसान हैं और वो पहले एक नौकरी में थे और नौकरी में रिटायरमेंट के बाद उनके मन में विचार आया कि क्यों ना अपनी विरासत को आगे बढ़ाया जाए, यानी लीची की खेती। तो आइए जानते हैं उनके जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने ये फैसला किया और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। जी मैम, मेरा जो है 4 फादर इसको काम करते थे और काम करने के बाद फिर हमने पढ़ाई लिखाई करी, सर्विस लगी। मैंने रेलवे में भी नौकरी करी, मैंने RTO में भी नौकरी करी, सर्वे ऑफ इंडिया नौकरी करी, बाद में मैंने ONGC में नौकरी करी। और ONGC में नौकरी करने के बाद मैंने जब रिटायर हो गया, मैं होने के बाद मेरा टाइम नहीं कटता था, पैसा था, नॉलेज थी, सब कुछ था। वो होने के बाद मैंने ये सोचा क्यों ना हम लीची का बाग ले लें। बाग लेने के बाद इसकी फिर हमने इसके निलाई गुड़ाई, खाद डालना, स्प्रे करना, ये सब बनाया और इसकी क्वालिटी और अच्छी बन पाए, वो हमने किया। अब वो होने के बाद अभी बाई चांस 4-5 दिन बारिश पड़ गई। बारिश पड़ने के बाद इसमें कीड़ा आ गया। कीड़ा होने के बाद इसमें बहुत बोरोन डाला, हमने स्प्रे किया, कीटनाशक डाला, उसके बावजूद भी नहीं मिला। फिर सिस्टमेटिक, किसी डॉक्टर ने कहा कि इसको सिस्टमेटिक दवाई डालो तो कीड़ा मरेगा या निकलेगा। अगर ये निकल जाता है
तो इसमें मैंने 8,80,500 रुपये का ये खरीदा है, लगभग 8 लाख रुपया मेरा इस पर खर्चा आया। तो मेरे पे पैसा था, मैंने इसमें लगा दिया। अगर बाई चांस की बात है, मेरी मेहनत का कमाई का पैसा इस समय अगर कीड़े से ख़त्म हो जाए या ओला पड़ जाए, सरकार इसमें इंश्योरेंस नहीं करती, तो मेरे जैसे आदमी को या मेरे जैसे खेती करने वाले को क्या फ़ायदा हुआ। हम सारे उत्पादन देते हैं, अच्छा इसमें कीड़ा अगर मर जाता है, कीड़ा अगर इसमें मर जाता है तो इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लीची में मेहनत जरूर है, पर फायदा भी उतना ही है। किसानों का दावा है कि इसमें लागत से 2 गुनी और 3 गुनी भी कमाई हो सकती है। बस किसान को बाग की अच्छी देखभाल करनी होगी, फलों की क्वालिटी का ख्याल रखना होगा, समय समय पर सिंचाई करें, सही पोषक तत्वों का उपयोग करें, कीटों और परिंदों से हिफाजत करें। अच्छी देखभाल से फल की क्वालिटी बेहतर होगी और बाजार में उसके अच्छे दाम मिलेंगे। पहाड़ों में इसको तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको तो पहाड़ों में कितनी पिथौरागढ़ में लीची हो रही है। जितने भी पहाड़ के लोग हैं उनको ये पेड़ लगाने चाहिए और वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। आप क्या बोलते हैं, हिमाचल में हो रही है, पठानकोट में हो रही है, प्लेन्स में भी हो रही है लीची और हिल में भी हो रही है। और हिल की लीची का टेस्ट फ्लेवर बिल्कुल अलग है। देहरादून की लीची का जवाब पूरे हिंदुस्तान की लीची भी नहीं है, कलकत्ता में भी नहीं है, आपका मुजफ्फरपुर बिहार में भी नहीं है, आपका इसमें रामनगर में भी नहीं है, काशीपुर में भी नहीं है, आपका कोटद्वार में भी नहीं है, जो फ्लेवर देहरादून की लीची का है। सरनदास का कहना है कि नौजवानों को भी खेती और बागवानी की तरफ लौटना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ वो अपने बुजुर्गों की विरासत को बचा सकेंगे, बल्कि जमीन से भी जुड़े रहेंगे। लीची एक बहुत ही रसीला और स्वादिष्ट फल है, इसीलिए जैसे मनुष्य को काफ़ी पसंद है, उसी तरह कुछ पक्षियों की भी नज़र लीची पर बनी रहती है और अगर चूक हुई तो हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। आइए जानते हैं कि लीची के बाग में चमगादड़ की समस्या और पक्षियों से बचाने के लिए कैसे हमारे किसान देसी तरीके अपना रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग ना एक लीची के बाग में हैं, आप देख रहे हैं पीछे पूरा लीची का बाग है। और इसकी खास बात ये है कि हमारे साथ जो यहाँ सफल किसान हैं, सरन जी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो यंत्र है भाई ये किस काम आता है। ये सर रात को चमगादड़ भगाने का काम आता है, इसकी आवाज करते हैं हम लोग। हाँ। और ये फिर जिस तरह से होगा और रात को स्टार्ट करके अच्छा ऊपर तक आवाज जाती है, चमगादड़ और दूर भाग के आता है। अच्छा, देखिए इसमें तरह तरह की आवाज़ें निकलना शुरू होती हैं ताकि वो चमगादड़ को और लोगों को भगाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अभी इसमें कई तरह की आवाज़ निकलती है, कुत्ते की आवाज़, कभी बिल्ली की आवाज़, कुछ इस तरह की आवाज़ जिसमें कि पशु पक्षी जो है ना इससे डर के भागते हैं। इस तरह की आवाज़ें इससे निकलती हैं आवाज़ें। तो मैं ऐसा इसमें बताता हूँ। देखिए ये कुत्ते की आर्टिफिशियल आवाज़ निकल रही है। देखिए इसको फिर डाउन करते हैं और फिर इसको फिर ऐसे इस तरह से ये इस तरह से ये ऊपर फिर इस तरह से डाउन करते हैं और फिर इस तरह से घुमाते हैं। तो आपने देखा किस तरह से पेड़ों की रक्षा करने के लिए कार्य किया जाता है, क्योंकि कई जानवर, कई पक्षी जो लीची को, चमगादड़ इसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरह की आवाज़ों से वो भागते हैं। और तोता भी भागता है, तोता भी भागता है। तो देखिए कैसे बचाव करते हैं, तभी लीची आप तक पहुंचती है। हमारे देश के देहातों में सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत होता है। यहाँ कोई भी काम एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है। सरनदास भी लीची उत्पादन में अकेले नहीं हैं। उनकी धर्मपत्नी पिछले 42 साल से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अब ये विरासत उनकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही है। कहते हैं कि अगर आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और चुनौतियां आपका रास्ता रोक रही है, तो ऐसे में अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो वो चुनौतियां ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगी और सफलता की राह और आसान हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे साथ कमलेश जी हैं जो कि अपने पति के साथ मिलकर ये बागवानी करती हैं, लीची की खेती करती हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके अनुभव के बारे में और साथ ही ये कि प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिलती है कि वो खेतों में आए, काम करें और किस तरीके से वो अपने पति का साथ दे रही हैं। कमलेश जी। हाँ जी, मेरे को प्रेरणा आती है अपने पति से, ठीक है, क्योंकि उनको भी शौक़ है और मेरे को भी शौक़ है। और ये पेड़ पौधे, फल फ्रूट जो भी है, ये मेरा अंदर से मन होता है कि मैं इनको पालूं पोसूं, ठीक है, इनकी केयर करूं, इनको मतलब खाद पानी सब चीज़ दे पाऊं। और हमारे यहाँ की लीची इतनी टेस्टी है कि आप खा के देखिए कि बहुत ही टेस्टी लीची है। ये देखिए, ये देहरादून की लीची है और कमलेश जी के हाथ में एक गुच्छा है, तो इसे मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ। अच्छा, इसका छिलका भी पतला है। हाँ जी, है ना, काफ़ी पतला। अच्छा, इसमें ना एक खुशबू सी है। हाँ जी,
यहाँ की लीची में खुशबू होगी, बाकी आपके वहाँ की लीची जो बिहार वगैरह की उसमें इतनी खुशबू नहीं होती है। ठीक है, मिठास भी होगी उसमें, रेड भी होगी, पर यहाँ की लीची का अलग ही टेस्ट है, अलग ही खुशबू है। तो देखिए मैंने अभी लीची टेस्ट करके देखी और वाकई में एक खुशबू सी है, मतलब मिठास तो है ही लेकिन खुशबू भी है, और मेरे ख्याल से यही खासियत भी यहाँ की लीची। यहाँ की लीची में यही खासियत है। तभी तो देहरादून की लीची सबसे ज़्यादा मशहूर है ना। और जगह की लीची में और यहाँ की लीची में बहुत अंतर होगा, है ना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि और लोग भी मतलब इस काम को बढ़ाएं, पौधे लगाएं, इस काम को और ज़्यादा अधिक से अधिक बढ़ाएं। जिनके पास ज़मीनें हैं, है ना, जो आजकल की जनरेशन है ना, वो बच्चे भी अगर ये करना चाहें तो आगे उनको बहुत तरक्की मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने देखा कि आप खेतों में यहाँ पर जो मजदूर थे उन्हें अपने हाथों से खाना भी दे रही थी, तो पूरा आप ख्याल रखती हैं और सभी जो पक्ष है, जो खेती से जुड़े हुए जो कार्य है, उनमें भी योगदान देती हैं। जी, मैं अपनी लेबर को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती हूँ, है ना, चाहे वो बड़े हों छोटे हों जो भी हैं, मैं उनको अपने हाथों से खाना बना के खिलाती हूँ, उनका पूरा ध्यान देती हूँ, उनको मतलब जिनको मतलब जो भी जो उनका सारा कुछ उनको मतलब हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, नहाना धोना ये सब। कमलेश जी, एक चीज़ और ये भी बताएं कि महिलाओं को आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि देखिए लीची के भी बागवानी में मैंने देखा कि काफ़ी महिलाएं काम करती हैं, खासतौर पर तुड़ाई के वक्त जो ग्रेडिंग वगैरह जब हम करते हैं उसमें महिलाएं काफ़ी रहती हैं। तो अगर महिलाएं इसको एक मुख्य रूप से व्यवसाय या फिर खेती के तौर पर अपनाना चाहती हैं तो क्या ये उनके लिए अच्छा विकल्प रहेगा? महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, समझ गए। इसमें मतलब अगर महिलाएं चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी, तरक्की कर सकती हैं। ठीक है ना, सारी महिलाएं हमारे पास जितनी महिलाएं हैं अभी आएंगी, कम से कम 50-60 लेडीज़ आएंगी, वो छटाई करेंगी, पैकिंग करेंगी, है ना, और उनके साथ हम भी पूरा सहयोग देते हैं उनको भी। ठीक है ना। यानी लीची की मिठास उनके जीवन में घुल सकती है और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। ठीक है ना, उनके लिए हमेशा के लिए मतलब अगर ये एक बार मन में बिठा लिया कि हमने ये करना है, ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आप कितने वर्षों से लीची की खेती में हैं? मेरे को यहाँ पे 40 साल हो गए हैं, शादी को 42 साल हो गए, तो मैं हमेशा अपने पति के साथ पूरा सपोर्ट करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुछ आप आइडियाज़ भी देती हैं, कुछ और सोचती हैं कि आगे और कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है? आपकी बात भी मानते होंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल मानते हैं ना, मैं उनकी बात मानती हूँ, मेरी बात मानते हैं, तभी गाड़ी चलती है ना। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम कि भाई यहाँ ये कमी है तो ये करना है, वो बताते हैं मेरे को कि यहाँ ऐसा करना है, तो हम दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं। ठीक है। देखिए कमलेश जी से हमने बात की और उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने पति के साथ मिलकर लीची की खेती को आगे बढ़ा रही हैं। उनके जो सुझाव होते हैं उन्हें भी वो सुनते हैं और खेती को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही महिलाओं को भी उन्होंने एक संदेश दिया कि वो भी लीची की खेती में आगे आएँ। मैं यहाँ इनके साथ आती हूँ तो यहाँ पे जो लेबर्स वर्क है, लेबर्स को देखते हैं हम, और क्या कीड़े लीची के पेड़ों में कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं और क्या कमी है वो देखते हैं। 12-13 साल से मैं यहाँ पे सपोर्ट कर रही हूँ। मैं शादी होके आई थी तो तब से मेरा जो फैमिली का बिजनेस है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देहरादून लीची के लिए आदर्श जगह है। यहाँ का ये सरकारी बगीचा इस बात को सही साबित कर रहा है। 100 साल से भी अधिक उम्र का होने के बावजूद ये अच्छा उत्पादन दे रहा है। इस बगीचे की सफलता के पीछे कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। फल टूटने के बाद हम तुरंत थावले बनाते हैं इसके, और उसके बाद उसमें जो पोषक तत्व की कमी होती है उसको थावलों में डाल करके रिंग बना करके फिर उसको ढक देते हैं, और फिर उसका असर जो जा करके बरसात बाद फिर जैसे दूसरी फ्लावरिंग स्टेज आता है इसका, तो वो असर दिखाता है। तो फिर हमारे वो जो कलर अच्छे दिख रहे हैं लीचियों पे, इसका कलर भी अच्छा बनेगा और गुणवत्ता भी अच्छा आएगी, सब कुछ मतलब अच्छा आएगा। और ऊंचा हम नहीं इसको रखते हैं, जैसे देखते हैं शाखाएं ऊपर जा रहे हैं तो उसको हम प्रोनिंग करा देते हैं। लीची की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए तुड़ाई के फौरन बाद ही इसे बाजार तक पहुंचाना होता है। लीची जितनी ताजी और रंगतदार होगी, बाजार में उतने ही अच्छे भाव मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको देहरादून की लीची की विशेषता बताई और साथ ही ये भी बताया कि कैसे हमारे यहाँ के किसान लीची की खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। विशेष बात ये भी है कि यहाँ के युवा भी इसकी खेती में रुचि ले रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर फीडबैक है, या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी कृषि विशेष लेकर आएँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें।
हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh158@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि विशेष को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। कृषि विशेष के अगले अंक में एक और विषय की पूरी जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जिंदगी एक गणित